आप सभी का स्वागत है दोस्तों अपने ऐसे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। चलिए दोस्तों, आज हम क्रिया के बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिए, क्रिया जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिन भी शब्दों से कार्य का होना या फिर करना पाया जाता है उन्हीं को क्या बोलते हैं, हम क्रिया कहते हैं। और दोस्तों देखिएगा, जो क्रिया होती है ना, तो क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। क्रिया कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। वो देखिएगा, पहला शब्द है धातु से। ठीक है ना, धातु से भी बनती है, और संज्ञा से भी बनती है, और विशेषता से भी बनती है। दोस्तों देखिए, जो पहला जो धातु से बनती है ना, जैसे पढ़, तो पढ़ क्या है? धातु। इसमें ना जोड़ देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। इसी प्रकार से हाथ, तो हाथ क्या है? संज्ञा है हाथ। ठीक है ना, इसमें आना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हत्याना, यानी कि जो क्रिया का सामान्य रूप बन जाएगा। जैसे चिकना, चिकना में जोड़ देंगे आना, है ना, आ प्लस ना, तो क्या बन जाएगा? चिकनाना। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं जो क्रिया बनती है ना, वो 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। हिंदी की अधिकांश क्रियाएं धातु से बनती हैं। जो हिंदी में जो अधिकांश क्रियाएं होती है ना, एक तो इंग्लिश में बोलते हैं इसे वर्ब, ठीक है ना, और हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो हिंदी की अधिकांश क्रियाएं धातु से बनती हैं। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अगर धातु में हम ना जोड़ देंगे तो क्रिया कौन सा रूप बन जाता है? सामान्य रूप बन जाता है। ठीक है ना, इसका अर्थ है कि सामान्य क्रिया से ना हटा देने पर जो शब्द रह जाता है उसे धातु कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जो देखिए, जो क्रिया का जो सामान्य रूप होता है ना, अगर क्रिया के सामान्य रूप में से हम ना को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारी मूल क्रिया बन जाएगी। ठीक है ना, यानी कि या उसे हम कह सकते हैं धातु। ठीक है ना, क्या बन जाएगी? धातु, है ना। चलिए दोस्तों, रचना की दृष्टि से क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है मूल क्रियाएं, या जिसे हम रूढ़ क्रियाएं भी कहते हैं। दूसरी होती है यौगिक क्रियाएं। तो पहला दोस्तों हम पढ़ लेते हैं रूढ़ क्रियाएं या फिर मूल क्रियाएं। देखिए, वे क्रियाएं जो धातु से बनती हैं। वे क्रियाएं जो किससे बनती हैं? धातु से बनती हैं, क्योंकि धातु का अर्थ ही है मूल। जो धातु का अर्थ होता है वो क्या होता है? मूल, है ना। तो जैसे खाना, खाया, खाती, खाऊं, खाए, खाऊंगा, खाएगा। ठीक है ना, आदि में एक धातु विद्यमान है। जो इतने ये शब्द हैं ना, जैसे खाना, खाया, खाती, खाऊं, खाए, खाऊंगा, खाएगा, है ना, तो आदि में एक धातु विद्यमान है। वो कौन सी धातु है? वो है खा। ठीक है ना, तो इसी से सभी क्रिया रूप बने हैं। इसी से क्या बने हैं? खा से ही सभी क्रिया रूप बने हैं। ठीक है ना, जैसे खा में ना जोड़ दिया है तो खाना, या जोड़ दिया तो खाया, ता, है ना, ती जोड़ दिया तो खाती। ठीक है ना, तो जो इसका जो मूल रूप है ना, तो वो क्या है? खा। इसी से जो है क्रिया के अन्य रूप जो बने हैं ना, खाऊंगा या खाए या खाऊं, ये सारे के सारे इसी से बने हैं। देखिए, इसी प्रकार देख से, है ना, जो देख क्या हो गया आपका? ये होगी धातु। ठीक है ना, तो देख से देखा, देखें, देखना, देखूं, देखूंगी। ठीक है ना, आदि क्रिया रूप हैं। तो देखिए, रूढ़ क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, रूढ़ क्रियाएं उन्हीं को कहते हैं जो धातु से बनी होती हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, अगला है यौगिक क्रियाएं। तो देखिए, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए, उसी प्रकार से हम यहाँ पे समझ लेते हैं यौगिक क्रियाएं जो एक से अधिक तत्वों से बनती है, यानी कि एक से अधिक तत्वों से वो बनती है, उसी को क्या कहते हैं? हम यौगिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खाना से खिलाना, यानी खाना हो गया, ये भी क्या है? क्रिया है ना, क्रिया का सामान्य रूप है। तो इससे क्या बनेगा? क्या? खिलाना, है ना। पीना से
पिलाना, और देख से दिखाना, पढ़ना से पढ़वाना आदि। ये सारी किसके उदाहरण हैं? यौगिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। यौगिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं। जो यौगिक क्रियाएं होती है ना, वो कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्रेरणार्थक क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं, है ना, अनुकरणात्मक क्रियाएं और नाम धातु क्रियाएं। तो दोस्तों पहले हम पढ़ लेते हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं। देखिए, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, यानी कि इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कर्ता होता है, जो प्रेरणात्मक क्रियाएं होती है ना, इसमें जो कर्ता है होता है वो स्वयं कार्य को नहीं करता है, बल्कि वो दूसरे से करवाता है, यानी कि दूसरे को प्रेरणा देता है कार्य को करने की। ठीक है ना। चलिए इसके हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। गोविंद ने राम को जगवाया, यानी कि गोविंद ने राम को जगवाया। तो कहने का यहाँ भाव ये है कि गोविंद ने राम को नहीं जगाया बल्कि किसी और को प्रेरणा दी, ठीक है ना, कि राम को जगाए। ठीक है ना। तो यानी गोविंद ने खुद राम को नहीं जगाया है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा दी है कि राम को जगाने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब दोस्तों देखिएगा, माँ आज खाने में दाल बनाना। तो यहाँ देखिए जो काम है ना, बेटे ने कहा है माँ से कि माँ खाने में आज दाल बनाना, है ना, माँ खाने में दाल बनाना। अब दोस्तों यहाँ देखिएगा, तो जो जिसने प्रेरणा दी है ना, वो कार्य को नहीं कर रहा है, यानी कि वो माँ से बोल रहा है क्या? दाल बनाने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी होगी, यानी किसी दूसरे को प्रेरणा दी जा रही है कार्य को कराने के लिए। जैसे अगला देख लेते हैं दोस्तों, रमेश नौकर से कपड़े धुलवाता है। ठीक है, यानी कि रमेश है ना, स्वयं काम नहीं कर रहा है, वो काम जो है किससे करवा रहा है? नौकर से। ठीक है, यानी नौकर को प्रेरणा दे रहा है। अगला दोस्तों देख लेते हैं, प्रिया तोते को अमरूद खिलाती है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, प्रिया, तो यहाँ आप लोग कहोगे यहाँ प्रिया काम कर रही है, लेकिन नहीं, प्रिया कार्य नहीं कर रही है। यहाँ पे प्रिया तोते को अमरूद खिलाती है, यानी कि प्रिया ने तो अमरूद रख दिया है, लेकिन क्रिया कौन कर रहा है? भाई तोता, उसे खा कौन रहा है? तोता। ठीक है ना। तो वहाँ पे इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए अगला है दूसरा, संयुक्त क्रियाएं। देखिए दोस्तों, जब 2 क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, यानी कि जब 2 क्रियाएं मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है जॉइंट, है ना, जब 2 क्रियाएं इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। और दोस्तों जो संयुक्त क्रियाएं होती हैं ना, ये लगभग 13 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। लेकिन आप आसानी से पहचान सकोगे कि इसमें 2 क्रियाएं होंगी। ठीक है ना। नोट मैंने इसमें लिख दिया ब्रैकेट में, नोट, इसमें 2 क्रियाएं होंगी। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जैसे दोस्तों देखिएगा, राम विद्यालय से लौट आया। तो यहाँ देखिएगा 2 क्रियाएं आपको देखने की मिल रही होंगी, एक तो लौट और दूसरी है आया, है ना। तो ये किसका उदाहरण होगा? संयुक्त क्रियाएं। संयुक्त का मतलब ही होता है जॉइंट, है ना। तो जिसमें आपको 2 क्रियाएं देखने के लिए मिलेंगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रियाएं। दोस्तों देखिए अगला एग्जाम्पल, महेश रोने लगता है। यानी देखिए एक तो क्रिया होगी रोना और दूसरी होगी लगता, है ना। अगला है दोस्तों, वह जल्दी स्कूल पहुंच जाता है। तो इसमें भी देखिएगा दोस्तों 2 क्रियाएं आपको देखने के लिए मिल रही होंगी, एक तो पहुंचना और पहुंच, और दूसरा जाता। अगली देखिए दोस्तों, उसे जाने दो। तो इसमें भी 2 क्रियाएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं? संयुक्त क्रियाओं के। उम्मीद करता हूँ संयुक्त क्रियाओं को आप आसानी से पहचान सकते हो। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। अनुकरणात्मक क्रियाएं। देखिए, किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण में हम क्रियाएं बना लेते हैं, यानी कि कोई भी वास्तविक ध्वनि हो सकती है या फिर कल्पित ध्वनि, है ना, के अनुकरण में हम क्रियाएं बना लेते हैं। जैसे देखिएगा,
रमेश दरवाज़ा खटखटा रहा है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ पे वास्तविक ध्वनि निकल रही है, खटखटाना, जैसे भिन भिना रही हैं, गुनगुना रही हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्या होगी, वास्तविक या फिर कल्पित ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला है देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। ठीक है ना, मदन गुनगुना रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अनुकरणात्मक क्रियाओं के। अगला दोस्तों देखिए पढ़ लेते हैं, नाम धातु क्रियाएं। देखिएगा दोस्तों, जो क्रियाएं है ना, देखिए जो धातु संज्ञा है ना या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। नाम धातु में क्या होता है, जो धातु होती है या तो संज्ञा है या फिर विशेषण से बनती है, उन्हें हम कहते हैं नाम धातु। देखिएगा दोस्तों, इसे एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। देखिए संज्ञा है ना, देखिए संज्ञा आपका हो गया जैसे हाथ, शर्म, लोभ, झूठ, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, संज्ञा के। और दोस्तों मैं संज्ञा इससे जो पिछली वीडियो हैं उसमें मैं बता चुका हूँ, है ना। और देखिए जो नाम धातु देखिए संज्ञा है ना, तो इससे बनेगी जैसे हाथ है, ठीक है ना, हाथ से क्या बन जाएगा, हथियाना। दूसरी क्या है संज्ञा, शर्म से नाम धातु क्या बनेगी, शर्माना। लोभ से लुभाना, झूठ से जुटलाना, है ना। तो ये तो जो नाम धातु क्रियाएं बनी हैं ये किससे बनी है, संज्ञा से। और दोस्तों विशेषण से देख लेते हैं। विशेषण भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, है ना, इससे पिछली वीडियो में। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो इससे पिछली वीडियो को देख लें विशेषण की, और बाकी का मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दूँगा। देखिए विशेषण हो गया, देखिए जैसे नरम, चिकना, गरम, लज्जा, ये क्या है, विशेषण। अब देखिए दोस्तों, जो विशेषण से नाम धातु क्रिया बनेगी, जैसे नरम से नरमाना, चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना, लज्जा से लजाना, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, नाम धातु क्रियाओं के उदाहरण हैं। संज्ञा से देखिएगा इस प्रकार से बनती है, जैसे हाथ से हथियाना हो गया, और विशेषण से नरम है तो नरमाना। ठीक है ना, तो वही है दोस्तों। देखिए इसकी जो डेफिनेशन में जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं, है ना, नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों और इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मोहन बहुत शर्माता है। ठीक है ना, मोहन बहुत शर्माता है, तो शर्माना क्या है यहाँ पे, संज्ञा। तो ये संज्ञा से बनी है नाम धातु। अगला है देखिए दोस्तों, लड़कों का लजाना शोभा नहीं देता। तो लजाना यानी लजा, ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये किससे बनी है, लजाना, विशेषण से। कौन सी क्रिया बनी है, नाम धातु क्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों जो अगली क्रिया है वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया को देखिए, इसको आपको जो है पूर्वकालिक शब्द से ही पता चल रहा होगा। जैसे पूर्वकालिक यानी पूर्व में कार्य हो चुका है ना, पहले कार्य होगा, है ना। दोस्तों एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि रानी पढ़कर खेलने चली गई। ठीक है ना, यानी रानी सबसे पहले क्या हुआ, पहले पढ़ी है, उसके बाद खेलने गई है ना। तो यानी कार्य जो पहले उसने कर लिया, क्रिया हम कह सकते हैं वो कर चुकी है। अगला है राम खाना खाकर सो गया। तो राम है ना, तो पहले क्या किया उसने, खाना खाया, फिर बाद में सो गया। ठीक है। अगला है वो पढ़कर खेलेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, पढ़ेगा, उसके बाद में खेलेगा। यानी पहले कार्य को क्या करेगा, वो पहले करेगा, उसके बाद में अगले कार्य को करेगा। देखिए अगला है वे हंसकर बोले। ठीक है ना, पहले क्या करे, वो हंसे फिर बोले। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है ना, यानी जो क्रिया है वो पूर्व में हो चुकी है। ठीक है ना, तो उसी को हम कह सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे हंसना है, वे हंसकर बोले, तो पहले वो हंस चुके ना, हंसे उसके बाद बोले, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए दोस्तों अगली है सहायक क्रिया, है ना, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए दोस्तों इसे देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। वह जाता है, मैंने खाना खाया था, तुम सोए हुए थे, वे सुन रहे थे। अब दोस्तों देखिएगा, इसमें
जाना, है ना, खाना, सोना, सुनना मुख्य क्रियाएं हैं। यानी कि जो मेन वर्ब हैं, जो मुख्य क्रियाएं हैं वो क्या हैं? जाना, खाना, सोना, सुनना। क्योंकि इन्हीं के अर्थ की प्रधानता है, जो इन्हीं के अर्थ की इसमें क्या है? प्रधानता है। ठीक है ना। शेष क्रियाएं हैं, देखिएगा, हैं, है ना, था, हुए थे, है ना, रहे थे। तो ये सारी सारी क्या है? सहायक क्रियाएं। ये क्या हैं? जब आप लोगों ने ट्रांसलेशन किए होंगे ना सेंटेंस इंग्लिश में, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों ने की होंगी और टीचर ने आप लोगों को अच्छे से समझाया होगा, है ना। वही हम हिंदी में से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए, ये सारी सारी क्या हैं? सहायक क्रियाएं। और जो मेन वर्ब, जो मुख्य क्रियाएं क्या हैं? खाना, है ना, जाना, सोना, सुनना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। ये क्या है? ये रहे थे, ये क्या है? सहायक क्रियाएं। देखिए, ये मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने में सहायक होती हैं। जो जो सहायक क्रियाएं होती हैं, ये क्या होती हैं? कि मुख्य क्रिया को पूरा करने में ये सहायक होती हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। और मेन वर्ब मुख्य क्रिया इन्हें क्यों कहते हैं? जो खाना, है ना, सोना, सुनना, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो अर्थ की जो प्रधानता है, इन्हीं के अर्थ की प्रधानता है इसमें, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। इसे और एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि वह अब तो पढ़ चुका होगा, है ना, वह अब तो पढ़ चुका होगा, है ना। जैसे चुका होगा, ये क्या है? आपकी सहायक क्रिया। और मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पे? पढ़। जैसे मैंने पत्र पढ़ लिया है, तो लिया है ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे बताइएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है सहायक क्रियाएं। ठीक है ना। और दोस्तों देखिएगा, और जो मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है, वो क्या है? पढ़। जैसे स्त्री रोती होगी, तो होगी यहाँ पे क्या है? सहायक क्रिया है। और जो रोना है ना, ये क्या है? मुख्य क्रिया या मेन वर्ब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्रिया कर्म के आधार पर। देखिए, जो कर्म के आधार पर जो क्रिया होती है, वो होती है दो प्रकार की, है ना। एक तो होती है सकर्मक क्रिया। यहाँ सही कर लेना आप, सकर्मक होना चाहिए, है ना, रा नहीं चढ़ पाया है। पहली है सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है। और दोस्तों देखिएगा, जो सकर्मक क्रिया है वो भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। चलिए दोस्तों, इनको और अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहली है सकर्मक क्रिया। देखिए, जब क्रिया का असर कर्म पर पड़ता है, इसमें बिल्कुल हम ये ध्यान रखेंगे, जब क्रिया का असर किस पर पड़ेगा? कर्म पे पड़ेगा, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पत्र पढ़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना, ये तो क्या होगी? क्रिया। लेकिन इसका जो असर है ना, किस पे पड़ना चाहिए? कर्म पे। तो यहाँ पे देखिए, कर्ता तो हो गया राम, कर्ता राम हो गया, क्रिया को क्या होगी? पढ़ना, और जो कर्म क्या हो गया? पत्र। राम क्या पढ़ता है, तो क्या शब्द लगाएंगे? तो निकल के आ जाएगा कर्म। ठीक है ना। तो यहाँ कर्म क्या है? पत्र। राम क्या पढ़ता है? पत्र। तो दोस्तों, जो यहाँ पे जो क्रिया है वो किन के अनुसार है? कर्म के अनुसार है। ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। अगले दोस्तों देख लेते हैं, अगला एग्जाम्पल इसका, सुरेश ने मदन को पुस्तक दी। तो सुरेश ने क्या दी भाई? पुस्तक दी, है ना। किसको दी? मदन को दी। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो क्रिया है ना, क्रिया यहाँ पे देना, ठीक ना, तो किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ लेते हैं। एक कर्मक क्रिया, इसके भी मैंने बताया था आपको, जो सकर्मक क्रिया है ना, ये भी इसके जो है दो भेद होते हैं। एक तो होती है एक कर्मक, एक होती है द्विकर्मक। तो पहले हम एक कर्मक क्रिया को देख लेते हैं। देखिए, जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म होता है, ठीक है ना, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, ये सुरेश ने मदन को पुस्तक दी, यहाँ पे आपको दो कर्म देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है ना। एक तो पुस्तक और दूसरा मदन। ठीक है। और यहाँ पे कर्म आपको पत्र केवल एक ही देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, अब एक कर्मक को पढ़ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो देखिए, जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी पत्र लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पिताजी क्या लिखते हैं, यानी कि अगर हम क्रिया से पहले क्या लगा देंगे तो हमें कर्म का पता चल जाता है ना। ये हम कह सकते हैं, ये ट्रिक है कर्म को पता लगाने की। तो पिताजी क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, तो पत्र यहाँ पे क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, तो लिखना यहाँ पे क्या है, क्रिया। पिताजी क्या हो गए, कर्ता। तो अब जो यहाँ पे जो क्रिया है ना वो किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। कर्म क्या है, पत्र। अगला एग्जाम्पल दोस्तों देख लेते हैं। मोहन दूध पीता है ना। तो मोहन क्या पीता है, दूध। तो क्या हम शब्द लगाएंगे तो हमें क्रिया से पहले तो हमें पता लग जाएगा, कर्म का पता लग जाएगा, है ना। पीना यहाँ पे क्या होगी, पीता। पीना यहाँ पे होगी क्रिया। कर्म क्या हो गया, दूध, कर्ता मोहन। तो यहाँ पे जो कर्म के अनुसार ही क्रिया ली गई है ना, दूध के जो क्रिया का प्रभाव है ना वो किस पे पड़ रहा है, कर्म पे। ठीक है ना। तो ये होगी एक कर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म एक ही है। अगला दोस्तों दूसरे देख लेते हैं, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं। द्विकर्मक शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा दो कर्म होंगे यहाँ पे, और एक कर्मक से पता चल रहा होगा वहाँ पे एक कर्म होगा। तो देखिए दोस्तों, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे दोस्तों देख लीजिएगा, देखिए दोस्तों कि वाक्य में कर्म को पहचानने के लिए क्रिया से पहले क्या, किसको या किस शब्द है ना लगाकर पहचान लेते हैं। यानी कि जो अगर हमें कर्म को पहचानना है तो वाक्य में क्या, किसको या किस, ये शब्द लगाकर हम पहचान लेते हैं किसे, कर्म को। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए मेन बात एक और है कि क्या, जो क्या शब्द हम लगाएंगे ना, क्या लगाने पर निर्जीव कर्म का कर्म आता है ना, निर्जीव कर्म का पता चलता है। अगर हम क्या शब्द लगाएंगे क्रिया से पहले तो जो कर्म आएगा ना वो कौन सा आएगा, निर्जीव, या निर्जीव कर्म का आपको पता चल जाएगा। तथा किसे या किसको लगाने पर अधिकतर सजीव कर्म आता है। अगर हम क्रिया से पहले किसे या फिर किसको शब्द लगाएंगे तो अधिकतर कौन सा कर्म आएगा, सजीव। चलिए दोस्तों, इसको और अच्छे समझ लेते हैं। देखिए, इसमें पहला मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म कहलाता है। पहला तो मुख्य कर्म होता है, दूसरा गौण कर्म होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। राधा ने मोहन को नाश्ता कराया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रिया क्या है, यहाँ पे कराना। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, तो राधा ने क्या कराया, नाश्ता। ठीक है ना, वो मैंने आपको देखिए बताया क्या, क्या लगाने पर निर्जीव कर्म आता है। तो क्या कराया, नाश्ता। तो नाश्ता कैसा है, सजीव है, निर्जीव। भाई निर्जीव है, उसमें जान नहीं है ना, तो नाश्ता निर्जीव है। अब देखिए दोस्तों, किसे या फिर किसको लगाने पर सजीव आता है। तो राधा ने किसको नाश्ता करवाया, है ना। तो कराने से पहले हम किसको लगा देंगे, किसको कराया, तो मोहन को। यहाँ से कर्म कौन सा आएगा, सजीव। तो वही देखो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि किसको शब्द लगाने पर कौन सा कर्म आता है, सजीव। तो यहाँ से आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना। दो कर्म आते हैं, द्विकर्मक क्रिया। अगला दोस्तों देख लेते हैं। छात्र ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई। तो यहाँ से और समझ लेते हैं, छात्र ने क्या दिखाई, कॉपी। तो क्या हम लगाएंगे क्रिया से पहले, तो निर्जीव कर्म आता है, और यहाँ निर्जीव कर्म क्या है, कॉपी। किसको लगाएंगे, छात्र ने किसको कॉपी दिखाई, अध्यापिका को। तो अध्यापिका क्या है भाई, टीचर, सजीव है ना, तो सजीव कर्म का पता चलता है। चलिए अगला एक और एग्जाम्पल है, इसे और समझ लेते हैं। सुरेश ने मदन को पुस्तक दी। ठीक है ना, सुरेश ने मदन को पुस्तक दी। तो सुरेश ने क्या दी, पुस्तक। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए पुस्तक क्या होगा, कर्म कौन सा होगा, निर्जीव कर्म होगा। सुरेश ने किसको पुस्तक दी, है ना, किसको दी, तो मदन को। किसको दी, मदन को। मदन यहाँ पे क्या है, सजीव। ठीक है ना, कर्म है। ठीक है ना, ये आपको सजीव और निर्जीव कर्म आपको यहाँ से पता चल गए होंगे, कैसे पता लगाएंगे। ठीक है ना, और दोनों कर्मों को हम कैसे पता लगाएंगे, पहला मुख्य कर्म होता है, दूसरा गौण कर्म होता है। ठीक है ना, बाकी का दोस्तों देखिए इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लेंगे ना, और सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, है ना। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी लिखने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप समझ लेंगे, है ना।
जो इसकी थीम है ना, जो इसकी हम कह सकते हैं जो इसकी आत्मा है, उसको केवल आप समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को आप केवल समझिएगा, है ना। एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए, है ना, या किसी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए, कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगली देख लेते हैं, अकर्मक क्रिया। देखिए जब क्रिया का असर कर्ता पर पड़ता है ना, अकर्मक है ना, तो जब क्रिया का असर किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं, राम पढ़ता है ना, तो कौन पढ़ता है भाई, राम, यानी कि जो क्रिया है ना पढ़ना, तो इसका जो असर पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे, है ना। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी है, अकर्मक क्रिया। अगला एग्जाम्पल देख लीजिएगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। यहाँ कहेंगे पक्षी आकाश दिया है, उड़ना दिया है, उड़ना तो आपकी क्रिया हो गई, कर्ता पक्षी हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जो आकाश होगा वो कर्म होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आकाश है ना वो कर्म नहीं है ना। क्यों, देखिए आकाश में कौन उड़ रहा है भाई, कौन उड़ रहा है, तो पक्षी। फिर भी देखिए जो असर हो रहा है ना, क्रिया का असर किस पे हो रहा है, पक्षी पे हो रहा है, ठीक है ना। जो आकाश में है ना, उड़ रहे हैं आकाश में, तो ये आकाश में है दोस्तों अधिकरण कारक। तो इससे जो अगली वीडियो में बनाऊंगा वो कारक ही पे ही बनाऊंगा, है ना, कारक आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो आकाश में कौन उड़ते हैं, है ना, पक्षी। तो कौन लगाएंगे यहाँ पे, पक्षी पे असर जा रहा है, यानी क्रिया का जो असर पड़ रहा है वो कर्ता पे ही पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये भी कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। अब कहोगे कि आकाश में, तो आकाश में है दोस्तों अधिकरण कारक है ये, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं, अगला है एग्जाम्पल, ममता खेल रही है। तो ये तो सिंपल है भाई, कौन खेल रहा है, ममता, है ना। तो यहाँ पे जो क्रिया का असर पड़ रहा है ना, किस पे पड़ रहा है, ममता पे, है ना। रही है ये तो आपकी क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। जो मुख्य क्रिया हो गई खेलना, है ना, और कर्ता क्या हो गया, ममता। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको इस प्रकार के वाक्यों में हो सकती है, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है ना, कि आपको केवल भाव को समझना है। जो क्रिया का असर है ना, जो क्रिया यहाँ पे क्या, उड़ना, तो इसका असर किस पे पड़ रहा है, तो आकाश पे तो नहीं पड़ रहा है इस पे, है ना। तो इसका असर पड़ रहा है पक्षी पे, और पक्षी यहाँ पे क्या है, कर्ता, ठीक है ना। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आप लोगों के अच्छे से आई है तो दोस्तों को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।